हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए बीएड सेकेंड ईयर की अपने इस क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। तो हमारा टॉपिक चल रहा है सिंधु सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो कल की क्लास में थोड़ा बहुत इस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लिया था। इसकी जो व्यवस्थाएं गई है, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, ये इनके व्यापारिक चीज़ें, सब चीज़ें आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे कि कल की क्लास के बारे में बात कर लेते हैं, देखते कल क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। हड़प्पा सभ्यता, जिसको कि क्या कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। तो ये बात है, जैसे सबसे पहले जब हड़प्पा का उत्खनन, तो वो सबसे पहले वो सन था 1826 का। 1826 में चार्ल्स मैसन नाम का एक व्यक्ति था। चार्ल्स मैसन, उसने सबसे पहले ये पता लगाया था कि हड़प्पा नाम का एक स्थल है और वहाँ पे उसने उत्खनन किया था। चार्ल्स मैसन ने 1826 में। उसके बाद में भी काफ़ी, जैसे 1826 में, 26 के बाद 1847 में भी, 1923 परंतु जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं ना 1921 में हमको मिलती है। 1921 में जो पुरातत्व विभाग है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक है जिनका नाम था जॉन मार्शल, तो उनके निर्देशन में एक व्यक्ति है, उसका नाम है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की थी और बाद में वहाँ पे उत्खनन का कार्य शुरू किया गया था। इसके अलावा जैसे कि वहाँ पे बहुत सारे अवशेष मिले थे हड़प्पा से, जैसे कि मृतमान वगैरह, पित्तल, मिट्टी की बनी हुई कगाड़ी वगैरह खिलौने मिले हैं और एक काफ़ी मोहर मिली है। वैसे तो मोहरों की सर्वाधिक संख्या जो है ना मोहनजोदाड़ो से मिलती है, कि मोहनजोदाड़ो से टोटल 500 प्लस कुछ मोहरें मिली हैं, परंतु हड़प्पा से भी काफ़ी मोहरें मिली है। और जो मोहरें हैं ना उनके ऊपर वो जो मोहरें हैं उनके ऊपर पशु पक्षियों का, वृक्षों का अंकन किया गया है। वो लेख वाली मोहरें हैं, बाढ़ का उसके ऊपर अंकन किया गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हड़प्पा से मिले थे अवशेष। इसके अलावा जैसे कि हम लोगों ने मोहनजोदाड़ो के बारे में देखा था कि जो मोहनजोदाड़ो शब्द है उसका मतलब ये होता है कि मृतकों का टीला, और उसको स्तूपों का टीला कह दो, मृतकों का टीला, ये स्मारक टीला, ये उसको उपनाम दिए गए हैं। और जो मोहनजोदाड़ो है उसका उत्खनन करता वो जिसका नाम है राखलदास बनर्जी, जिसने 1922 में की। हड़प्पा 1921 में और मोहनजोदाड़ो 1922 में उत्खनन होते हैं इन दोनों स्थलों के। इसके अलावा जैसे सिंधु सभ्यता में और जो स्थल आते हैं, वैसे तो देखो आज़ादी के पहले आज़ादी के बाद में टोटल संख्या तो निश्चित नहीं है, बट ये है कि 350 400 प्लस के बीच में काफ़ी स्थल खोजे जा चुके हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा स्थल जहाँ पर मिलते हैं वो है गुजरात राज्य। गुजरात में 200 प्लस कुछ स्थल है जो कि हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए हैं। जैसे कि कल हम लोगों ने लोथल के बारे में पढ़ा था, रंगपुर के बारे में पढ़ा, धोलाविया, ये कुछ स्थल है जो कि गुजरात में स्थित है और हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए हैं। इसके बाद में जैसे कि हम लोगों ने मोहनजोदाड़ो की वृत्त स्नानागार की रचना पढ़ी थी। वृत्त स्नानागार कैसे कैसे वो बने हुए थे, कि जैसे वृत्त स्नानागार है ना उसमें उसके अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है, उत्तर से दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई है। और जो वृत्त स्नानागार का अंदर का जो फर्श है वो पक्के ईंटों का बना हुआ है, और जो स्नानागार की जो दीवारें हैं ना उन पर जिप्सम का लेप किया गया है और बाहर की तरफ प्लास्टर किया गया है। इसके अलावा जैसे स्नानागार के पीछे की तरफ, दक्षिण की दिशा पीछे की तरफ काफ़ी गैलरियाँ हैं, बरामदे बने हुए हैं और ऊपर कमरे बने हुए हैं। उनको देखकर जो है ना अर्नेस्ट मैके इतिहासकार है के अर्नेस्ट मैके ने ये कहा है कि संभवतः ऐसा है कि वहाँ पर कोई पुरोहित रहता होगा जो कि धार्मिक अनुष्ठान वगैरह करता होगा, या फिर सामान्य जन वहाँ रहते होंगे। ये कुछ बातें हैं। इसके अलावा जैसे मैंने एक बात लिखी है, हड़प्पा सभ्यता जो है ना वो टोटल 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। दूसरी बात है जैसे कालक्रम अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग दिए हैं, परंतु जो प्रचलित है और जो ऑथेंटिक माना गया है वो ये है कि हड़प्पा सभ्यता का जो कालक्रम था ना वो 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व के बीच माना गया है। वो दिया है जॉन मार्शल ने, जो कि भारतीय पुरातत्व विभाग जो बना था ना उसके महानिदेशक थे, पहले महानिदेशक। उसके बाद में माधव स्वरूप वत्स एक इतिहासकार अपने भारतीय, उन्होंने जो हड़प्पा का कालक्रम निश्चित किया है वो उन्होंने बताया है 3500 से 2700 ईसा पूर्व के बीच में ये चीज़ें। फिर प्रश्न ये उठता है कि हड़प्पा सभ्यता उसका विस्तार कहाँ कहाँ
मांडा क्षेत्र जो है ना, नदी है वहाँ पे चेनाब नदी, चेनाब नदी। तो हड़प्पा का जो उत्तरी स्थल है वो है, सबसे उत्तर का स्थल मांडा क्षेत्र, मांडा स्थल है, चेनाब नदी के किनारे है। फिर इसका दक्षिणी स्थल कौन सा है, वो है देमाबाद। देमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में, देमाबाद। और ये है परवरा नदी के किनारे, परवरा नदी महाराष्ट्र में है देमाबाद, परवरा नदी के किनारे है। ये हड़प्पा का दक्षिणी स्थल है। फिर हम देखते हैं पूर्व का स्थल कौन सा है, तो वो पूर्व का स्थल है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। ये पड़ता है मेरठ में, मेरठ है यूपी में, यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश, ठीक है। और यहाँ पे जो नदी बहती है उसका नाम है हिंडन नदी, हिंडन नदी के किनारे स्थित है ये स्थल। फिर रह गया पश्चिम का स्थल कौन सा हड़प्पा का, तो हड़प्पा का पश्चिम का स्थल है सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर। जो सुतकांगेडोर है वर्तमान बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान। जब इसकी खोज की गई थी तब ये था पाकिस्तान में, अब वर्तमान में बलूचिस्तान नाम का अलग देश बन चुका है, सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में स्थित है। और ये यहाँ पे जो नदी है इसके आसपास वो है दासतमती, दासतमती। तो इन विस्तार है, ये हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है। चित्र बना के ऐसे थोड़ा लिख देना कि ये जो डायग्राम है थोड़ा सा, ये हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र है। उत्तर में ये स्थल है मांडा स्थल है जो कि चेनाब नदी किनारे है। दक्षिण में जो है देमाबाद स्थल है हड़प्पा का, जो कि कौन सी नदी किनारे है, परवरा नदी किनारे है। पूर्व का जो स्थल है वो है आलमगीरपुर, मेरठ में स्थित है, हिंडन नदी किनारे स्थित है। पश्चिम का जो स्थल है वो सुतकांगेडोर है, दास नदी किनारे स्थित है। ये हमने देख लिया हड़प्पा का विस्तार और उसका कालक्रम, कहाँ कहाँ फैली हुई है, कौन कौन सी इसके स्थल है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ये चीजें। अब थोड़ा सा उनका देखते हैं व्यवस्थाएं, उनकी उनका जीवन कैसा था, उनका समाज कैसा था, धर्म वगैरह, व्यापार वाणिज्य, उनकी लिपि, वो सब चीजें देखते हैं। तो पहले चालू उल्लेख करते हैं सामाजिक ढांचा कैसा था उनका, सामाजिक जीवन, हड़प्पा वासियों का सामाजिक जीवन। तो जो मोहरें मिली हैं, जो मृण मूर्तियाँ मिली हैं, प्रस्तक मूर्तियाँ मिली हैं, उनको देखकर जो है ना इतिहासकारों ने, कहने का मतलब प्राप्त पुरावशेषों के अवलोकन के बाद में जो इतिहासकार ये कहते हैं, लिखते हैं कि हड़प्पा का जो समाज था ना वो मातृस्थात्मक समाज था, मातृस्थात्मक समाज। इतिहास में ऐसे दो ही वंश कह दो, समय कह दो, जो कि मातृस्थात्मक का उदाहरण देते हैं। पहला हड़प्पा कालीन समाज और दूसरा हम पढ़ेंगे एक वंश को, एक वंश का नाम है सातवाहन वंश, जो कि पूर्ण रूप से अपने नाम के आगे अपनी माँ का नाम लगाते थे। कुछ तो कोई तो पीछे लगाते अपने नाम के, उन लोग क्या करते थे अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाते थे, वो थे सातवाहन वंशीय राजा थे वो। तो हड़प्पा कालीन समाज कैसा है, मातृस्थात्मक समाज है ये, मातृस्थात्मक समाज है, ठीक है। फिर इतिहासकारों ने प्राप्त अवशेषों के तहत जो है ना उनका अवलोकन किया, उन्हें बताया है कि ये समाज काफी वर्गों में बंटा हुआ था, काफी वर्गों में, जैसे कि सबसे नीचे का वर्ग कह सकते हैं श्रमिक था, श्रमिक, किसान, अधिकारी भी थे, अधिकारी कर्मचारी भी थे, व्यापारी, व्यापार करने वाले व्यापारी भी थे, और धार्मिक अनुष्ठान करने वाले पुरोहित भी थे। ये वर्ग थे जो इन वर्गों में समाज बंटा हुआ था, इतिहासकारों ने लिखा है। इसके अलावा जैसे कि तत्कालीन जो समाज में लोग वस्त्र कैसे पहनते थे, ठीक है, आभूषण वगैरह कैसे पहनते थे, तो महिलाएं और पुरुष दोनों भी जो है ना आभूषण पहनते थे, न केवल महिलाएं, पुरुष भी आभूषण पहनते थे। इसके अलावा उनका खान पान कैसा था, तो वो शाकाहारी और मांसाहारी हम दोनों प्रकार के थे वो। इसके अलावा जैसे कि वो जो जैसे एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे, उनके मनोरंजन के साधन क्या क्या थे, तो वो खेल खेलते थे मनोरंजन में, जैसे पासे का खेल कह दो, शतरंज का खेल कह दो, या फिर जैसे पशुओं की लड़ाई होती है ना, पशुओं की लड़ाई, जैसे रथ दौड़ होता है, जैसे घोड़ा दौड़ होती है, पशुओं की लड़ाई करवाते थे, एक प्रकार से मलयुद्ध भी कह सकते हो। तो वो पशुओं की लड़ाई करवाना, शतरंज का खेल खेलना, पासे का खेल, ये खेल उनके मनोरंजन के साधन थे। नृत्य कह सकते हो आप, नृत्य करता हुआ, जैसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा से जो नृत्य करता हुआ पुरुष नृत्य की मूर्ति मिली है, तो ये चीजें हैं। इसके अलावा जो कि मुख्य बात है वो ये है कि वो हड़प्पा कालीन जो लोग थे ना, उन समाज में शव को दफनाने की 3 विधियां थी, शव को
3 विधियां हैं। जैसे कि एक है पूर्ण आंशिकरण, मैं पहले लिख देती हूँ, ठीक है। पूर्ण समाधिकरण, एक है आंशिक समाधिकरण, एक है दहा संस्कार। दहा संस्कार, इनको देखो क्या मतलब होता है इनका। पूर्ण समाधिकरण का मतलब ये होता है कि शव को क्या किया, जमीन में गाड़ दिया। पूर्ण समाधिकरण का मतलब शव को जमीन में गाड़ दिया। और आंशिक समाधिकरण का मतलब ये होता है कि जो शव है ना उसको छोड़ दिया, ऐसे ही खुली जगह पे छोड़ दिया और उसको अब पशु पक्षी खाएंगे। कोई भी पशु पक्षी खाए या फिर कोई ले जाए, कुछ भी हो सकता है, तो उसको पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए छोड़ दिया जाता था, वो तो आंशिक समाधिकरण था। दहा संस्कार का मतलब ये होता है कि उस शव का जो है ना दहा संस्कार होता था, उसको जलाया जाता उसको, और ये था उनका। और जो दफनाने की जो प्रक्रिया है ना, जैसे शव को दफना रहे हैं ना तो उत्तर की दिशा में उसका मुख किया जाता, दक्षिण में उसके पैर किए जाते थे। ये भी कुछ चीजें थी। पूर्ण समाधिकरण दफना दिया जमीन में, एक पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए छोड़ दिया। आंशिक दहा संस्कार जो है ना, दहा संस्कार शरीर को जला दिया, ऐसे छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया, पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए छोड़ दिया। और ये जो है ना दहा संस्कार जला दिया, उसको शरीर को सबको जला दिया। ये हड़प्पा समाज का क्या था, ये हड़प्पाकालीन समाज की थी सामाजिक व्यवस्था। अब आती है उसकी धार्मिक व्यवस्था। हड़प्पाकालीन समाज की धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, तो प्राप्त मुहरों से, प्राप्त मृणमूर्तियों से, प्राप्त अवशेषों से जो है ना ये पता चलता है कि तत्कालीन धार्मिक समाज था ना वो काफी देवी देवताओं, धार्मिक जीवन, ये लोग मात्र देवी की पूजा करते थे, आद्य पुरोहित थे ना उनकी पूजा करते थे। जैसे कि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि एक मूर्ति मिली है कि एक व्यक्ति है, 3 मुख उस व्यक्ति के, और वो जो है ना ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है, पलक के मार के ध्यान की मुद्रा में व्यक्ति बैठा है वो, और उस एक मुहर है, मुहर के ऊपर उसका अंकन है, मतलब चित्र है उसका उस मुहर के ऊपर, और पलक की मुद्रा में बैठा है, वो ध्यान की मुद्रा में बैठा है, उसके 3 मुख है, और उसके जो सर के ऊपर उसके सींग है, इतनी बात। इसके अलावा उसके दाएं और बाएं तरफ जो है ना पशु पक्षियों का अंकन किया गया है, जैसे कि गैंडे का, भैंस का और हिरण का, खरगोश का, इनके अंकन किए गए हैं उस मुहर के ऊपर। तो उसको जॉन मार्शल साहब जो है ना पुरातत्व विभाग के महानिदेशक, उन्होंने क्या कहा है उसको अद्य शिव या फिर पशुपति शिव का नाम दिया है, पशुपति शिव का नाम दिया है। उस मुहर को देखकर ये रिजल्ट निकाला है उसका। इसके अलावा जैसे कि मातृ देवी की मूर्ति मिलती है, मातृ देवी की मूर्ति, इसका मतलब ये है जैसे वो लोग जो थे ना वो उर्वरता की देवी, जैसे खेती करते हैं ना तो उर्वरता की एक देवी, उर्वरता की उनकी एक देवी थी, उसको जैसे कि कुछ चिन्ह मिले हैं वहाँ से। चिन्ह किस चीज की, जैसे कि स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, तो स्वास्तिक का, ओम का और एक चक्र इत्यादि जो चिन्ह है ना ये उनके मातृ पूजा को बताते हैं, मातृ पूजा। जैसे पुरोहित पशुपति शिव की पूजा हो गई, मातृ देवी की पूजा हो गई, और ये मातृ, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि कुछ मोहरें मिली हैं, उन मोहरों के ऊपर जो है ना पशु पक्षियों के, वृक्षों के जो है ना अंकन किए गए हैं। जैसे कि उनका अगर वृक्ष पूछा जाए कि उनका पवित्र वृक्ष कौन सा था, तो वो पीपल था। अगर पशु पूछे, पक्षी पूछे, पक्षी कौन सा था, तो पक्षी था बतख। जैसे कि जगह है गुजरात में धोलावीरा नाम की, तो वहाँ पे पता है जो भी छोटे छोटे छिपकली होती है, छिपकली, गिलहरी, नेवला, चिलगाएं, ये इनके एक प्रकार से अवशेष मिले हैं, नेवला, छिपकली और चिलगाएं, नीलगाय। तो ये चीजें हैं कि धार्मिक जीवन को व्यक्त करती है कि ये पशुपति मतलब शिव की, भगवान शिव की और मातृ देवी की पूजा करते हैं। मातृ देवी में शिव की योनि की पूजा की है। जैसे कि एक मुहर है जो कि मुहर
एक महिला जो है ना वो प्रजनन का केंद्र है, प्रजनन का काम जो है ना वो महिला करती है। इसके चलते जो है ना इतिहासकारों ने ये अनुमान लगाया, ये बताया है कि हड़प्पाकालीन लोग जो है ना शिव और देवी के अलावा जो है ना योनि की पूजा करते थे, शिव योनि की पूजा, माता योनि। तो ये चीज़ें इनके धार्मिक जीवन को व्यक्त करती है कि इनके स्वास्थ्य के चक्करों के इनके अवशेष मिले हैं, ये धार्मिक जीवन को बताते हैं। इसके अलावा जैसे कि जो कालीबंगा है सभ्यता और जो लोथल है वो धोलावीरा, ये जो स्थल है ना यहाँ से जैसे अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिलते, अग्नि वेदिकाएं हवन कुंड उसको बोल दो, हवन कुंड या अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिलते हैं। तो वो क्या बताते हैं कि यज्ञ के विधि विधान भी यहाँ होते हैं, यज्ञ के मंत्रों का उच्चारण भी किया जाता है, संभवतः ये अनुमान लगाया जा सकता है, ये बातें हैं। इसके बाद मुझे आता है इनका आर्थिक जीवन कैसा था। आर्थिक जीवन में जैसे कि हालांकि कोई पूर्ण रूप जैसे कि पूरी तरह से ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है जो ये बताता है कि ऐसी स्थिति होती थी, जैसे कोई फावड़ा फल वगैरह नहीं मिलता है, परंतु इतिहासकारों ने ये कहा है, प्राप्त अवशेषों के आधार पर ये अनुमान लगाया गया है कि ये लोग नवंबर दिसंबर में जो है ना फसलों को बोते थे, और जो है जैसे कि कालीबंगा जो है स्थल है वहाँ से जूते हुए तो साक्ष्य मिलते हैं। नवंबर दिसंबर में फसल की बुआई कर दी, उसके बाद में हंसिया जो होता है ना, हंसिया औजार होता है वो प्राप्त हुआ है, उसके अनुमान पर ये उसके आधार पर ये अनुमान लगाया गया है कि फिर बाद में ये जो है ना मार्च अप्रैल के समय में फसलों की कटाई करते थे, और फसलों की जो कटाई होती है वो हंसिए से की जाती थी। ये बातें हैं जो कि उनके आर्थिक जीवन को बताते हैं, कैसे करते थे। और टोटल अब तक 9 प्रकार की किस्म जो है ना 9 फसलों की संख्या मिलती है। कौन कौन सी थी मैं लिख देती हूँ, जैसे गेहूँ खाने की सबसे पहले गेहूँ हो गया, जौ हो गया, तिल, राई, सरसों और कपास। और कपास के बारे में एक बात ये याद रखना कि भारत में सबसे पहले कपास बोने की जो जानकारी है, सूचना है वो हड़प्पाकालीन समाज ही देता है कि कपास सबसे पहले हड़प्पा समाज के लोग ही बोते थे। कपास हो गया, तिलहन हो गया, तिलहन, राई, सरसों, कपास, बाजरा, चावल, बाजरा और चावल हो गया है ना, 2 4 6 एक रह गया खरबूजा खजूर की चीजें। हाँ, इन 9 किस्म की खेती ये लोग करते थे, खिचड़ी चीजें हो गई। और एक बात ये कि जैसे जो एक तो जो है एक तिल है, ये जो इनके दाने मिले हैं ना वो मिला है बनावली से, बनावली की जगह है, एक स्थल है हड़प्पा का ये भी, और ये पड़ता है कहाँ, हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा में, ठीक है, जो तिल के। और जैसे बात है कि चावल के साक्ष्य ये दोनों जो है ना लोथल से मिलते हैं, कि साक्ष्य लोथल से मिले हैं लोगों को। ये इनका थोड़ा सा आर्थिक ढांचा हो गया, आर्थिक जीवन में ही फसल खेती करते थे ये लोग, ठीक है। और उनके पास औजार वो चीजें थी, हथियार वगैरह थे, वो चीजें जूते भी कुछ हो गया। अब इनका थोड़ा सा देखो कि ये एक हड़प्पा जो लिपि है ना, हड़प्पा लिपि, इसके बारे में थोड़ा सा देखो। एक बात ये है कि हड़प्पा लिपि को अब तक बच्चों पढ़ा नहीं गया है, और तभी तो इसी कारण तो इतिहासकार अनुमान के बल पर जो है ना इसके बारे में लिखते हैं, हड़प्पा के बारे में। क्योंकि ये जैसे मैं लिख रही हूँ, मैं कैसे लिख रही हूँ, मैं चल रही हूँ बाएं से दाएं की तरफ चल रही हूँ, इन लोगों की जो लिपि है ना वो दाएं से बाएं की तरफ है। जैसे कि मैंने ऐसे लिखा ABCD ऐसे लिख दिया ना, तो ये लोग क्या कैसे लिख रहे हैं, ABCD ऐसे लिख रहे हैं, उल्टा बोल दो, बाएं से दाएं की तरफ ही लिख रहे हैं, बाएं से दाएं हम लिखते हैं और दाएं से बाएं की तरफ ये लिपि है, इनकी लिखावट ऐसे बाएं ऐसे लिख रहे हैं, उल्टा लिख रहे हैं, ठीक है। एक बात और इनके बारे में कि ये जो लिपि है वो इसमें कितने अक्षर हैं, इसमें जैसे कि चित्र काफी है, संख्या 400 प्लस कुछ चित्रों की संख्या 64 इसमें मूल चिन्ह है इस लिपि के अंदर, और इसको अब तक पढ़ा नहीं गया है। और पहले जो कोशिश की थी वो था, उसका नाम था वेडेन, नाम था कोई इतिहासकार था, प्रोफेसर वेडेन, उसने कोशिश की थी इस लिपि को पढ़ने की, परंतु वो नहीं पढ़ पाया था। इसके बाद में जैसे कि SR राव थे, एक मिनी असर नाम का एक वो इतिहासकार था, उन्होंने कोशिश की थी काम, तो परंतु इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है
ये चीज़ें हैं। इसके अलावा हम देखते हैं वेडेन, हाँ सही है वेडेन। फिर इसलिए जो है ना माप तोल के साधक बताए हैं, माप तोल के साधक कैसे थे, जैसे कि दशमलव प्रणाली, जैसे बाट है ना, बाट बाट दशमलव प्रणाली के बाट थे ये। जैसे मैं बाटों की संख्या बोलूँ तो जैसे इसका 16 किलो का बाट हो गया, संख्या 16 हो गई, 64 मान लो 240 240 360, ये बाटों का अनुमान, बाट है उसका माप है, बाट के माप। और ये चीज होगी। इसके अलावा छोटी सी चीज मुहरों के बारे में पढ़ लो। ये ढांचा पढ़ लिया, सामाजिक ढांचा, आर्थिक ढांचा, धार्मिक ढांचा, इनका सामाजिक धार्मिक जीवन इनका देख लिया। फिर मुहरों के बारे में थोड़ी सी बातें लिखनी है कि मुहरों की संख्या सर्वाधिक 500 सर्वाधिक है, और वो मुहरें मिली है मोहनजोदड़ो से। कहने का मतलब सीधा लाइन में सर्वाधिक मुहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसके अलावा जैसे कि जो मुहर है ना, लेख युक्त मोहरें मिली हैं लोथल से, उसके ऊपर लेख अंकित है, लेख लिखी गई है लोथल से प्राप्त मोहरों पर। और बाट वाली मोहरें मिली है वो भी लोथल से मिली है। इसके अलावा जैसे कि जो मोहरें हैं उनके ऊपर अंकन, पशु पक्षियों का अंकन है, वृक्ष का अंकन है, देवी देवताओं के अंकन है उसके ऊपर, मातृ देवी का अंकन है उसके ऊपर। ये कुछ बातें हैं हड़प्पा के बारे में, थोड़ा बहुत कल रह गया था तो मैंने इस क्लास में पूरा कर दिया है। चलो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल मिलते हैं।